यार सोते में तुमने हमला किया और सामने से मारो ना बे। तुम्हारी भी इज्जत है, तुम भी सिपाही थे, बहुत पहले इसकी इज्जत कर ली। टेररिस्ट की इज्जत गद्दारों और देशभक्तों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो देशभक्त तो ये थे, अब गद्दार कौन है? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, हर वो आदमी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे सिंपल साधारण एक जनरल पब्लिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, हर वो आदमी जो इस देश के सिपाही का सम्मान नहीं करता है, उसकी शहादत का सम्मान नहीं करता है, और यहां बैठ के हमारी रोटी खा के अपने नाजायज बाप पाकिस्तान की तरफ से बोलता है, हर वो मादर चोद, हर वो बहन चोद गद्दार है इस देश का, और मेरे लिए वो देशद्रोही है। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं चैनल पे, और वो भी आदमी, गद्दार कौन है बे? जो यहाँ की फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन यहाँ की चाहिए, हमारा टैक्स पर एक भारत के आम जो नॉर्मल बंदा है, जो मेहनत करता है, मिडिल क्लास का आदमी, उसके टैक्स पर तुमको पढ़ाई चाहिए, और तुम उसके बाद चैनल्स पर बैठ के बहरान बानी जैसे मादर चौदों को, टेररिस्ट एक नहीं जितने आएंगे बहन चौथ गांड में घुसड़ देंगे, उतनों को मारेंगे मादर चौदों को। समझ में आए बे? उनको जो बैठ के बताते मासूम लोग थे, बहन चौदों पता क्या है तुमको कश्मीर के बारे में बे? अंदर की कंडीशन पता है तुमको? जो गुमराह करते हैं इस देश के बच्चों को, उनको स्कूल कॉलेजेस नहीं जाने देते और अपने लौंडों को विदेश में पढ़ाते हैं। मेरे लिए हर वो आदमी गद्दार है जो यहां बैठकर यहां की रोटी खाकर, चाहे कहीं पर भी बैठे, किसी भी लेवल का हो, चाहे अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले, जो भी पाकिस्तान की इस हरकत का और मेरे उन भाइयों को सोते हुए मारा जिन मादर चोदों ने, उनकी तारीफ करने वाला वो हर आदमी गद्दार मादर चोद, इस देश का राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है, बहन चोद। मैं हमेशा कहता हूं, और मैं ऑपरेशंस जो थे मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। कोई भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, ठीक है, वॉर है, इफ इट्स अ वॉर जोन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम हमारे मारोगे, हम तुम्हारे मारेंगे, इक्वालिटी है, युद्ध है। लेकिन यहां पहली बार था कि युद्ध के नियम तोड़े गए, इसलिए बात करना पड़ेगी आज। यार सोते में तुमने हमला किया और सामने से मारो ना बे। तुम्हारी भी इज्जत है, तुम भी सिपाही थे, बहुत पहले इसकी इज्जत कर ली। टेररिस्ट की इज्जत नहीं। एक नेता है, एक सांसद है, एक स्पोक्स पर्सन है, उसने एक बात कही, क्या कही वो बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। उसने फेसबुक में, ट्विटर में क्या शेयर किया और बेशर्मी से क्या लिखा और क्या कहा, उसका जवाब आज जरूरी है। उरी में मारे गए सारे सैनिक घूस देकर आर्मी में भर्ती हुए थे, अच्छा हुआ साले मारे गए। इस पर इतना हाय तौबा क्यों? भारत माता के लिए बोझ बने हुए थे, आतंकियों ने सही काम किया। इस आदमी ने एक दूसरे इंटरव्यू में, एक और आइटम है, एक और है, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि भारत की तरफ से जो सिपाही मरे उरी में, वो शहादत नहीं है। शहीद कौन हुए? जो पाकिस्तान की तरफ से आए। ऐसा है नेताजी, मादर चोद, हमको भी मौका दो ना, तुमको ऐसा ऐसा इस टाइप का शहीद करने का, बहन चोद। एक काम कर, सजेशन देता हूं, बहुत गांड में गूदा है ना, बोल मत बहन चोद। एक काम कर, अब तेरे पास जो सिक्योरिटी है ना पुलिस की, उनको हटा और बाहर जाओ, और एक सिपाही के परिवार से जिसका शहीद हुआ है, उरी की छोड़, कभी भी उसके परिवार से जाके जरा बोल, गांड में घुसड़ देंगे तो पूरी तेरी राजनीति जितनी तेरी चल रही है ना। अबे तेरे को शर्म आना चाहिए। देश का माहौल क्या है बे? आज देश गम में डूबा हुआ है, और तुम जैसे भड़ुए मादर चोद, तुम लोग बहन चोद, इसको अपनी मीडिया बाइट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, तुम्हें पता है क्या दुख देते हो बे तुम? अबे पिछले हजारों बार बोल चुका हूं, कुछ नहीं दे सकते हो तो मादर चोद, इज्जत तो दो कम से कम शहीदों को। यहाँ पाकिस्तान जो है ना, वो दोहरी नीति को चलता है। इनका कहना है, पाकिस्तान वालों का, अफगानिस्तान के मैटर में, कि अफगानिस्तान में शरिया का कानून रहना चाहिए, यानी इस्लामिक कानून रहना चाहिए। तो उस हिसाब से भैया पाकिस्तान में भी शरिया का कानून रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लामिक कंट्री है, वहां शरिया का कानून कैसे नहीं? ऐसे समझिए, जब तालिबान का राज चलता था अफगानिस्तान में, तो वहां पोलियो तक को पिलाने के लिए मतलब उसको बम मार देता था। तो पाकिस्तान में तो आजो बवाल हो जाता है पोलियो पिलाने के लिए। तालिबान के राज में महिलाओं की शिक्षा तो एकदम चौपट हो गई थी, ना उन्हें जॉब करने दिया जाता था ना कुछ। वहाँ केवल 6% महिलाओं को शिक्षा थी। लेकिन जब से करजई और यहाँ पर अशरफ गनी साहब की सरकार आई है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना, नाटो सेना वहां रही है, तो वहां महिलाओं के एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है, 37%। अब देखिए इन लोगों का क्या कहना है। देखिए अब किसी का नकाब पहनना या किसी महिला का साड़ी पहनना, या आप देखेंगे अगर म्यांमार में तो वो लुंगी टाइप का कुछ पहनते हैं, ये कल्चर है।
कल्चर और एजुकेशन अलग है भाई। अगर आपका कल्चर है नकाब पहनना तो आप नकाब पहन के ही पढ़ो ना। वहाँ पे कौन मना किया आपको? आप म्यांमार में जाओगे तो वहाँ पे लुंगी टाइप का ड्रेस होता है, वहाँ पे महिलाएं उसको पहनती है। हमारे खुद के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी लुंगी पहनते हैं, तो वो साउथ का कल्चर है, कल्चर से कोई थोड़ी कह रहा है। लेकिन ये लोग महिलाओं को एजुकेशन नहीं करने देते, महिलाओं का इंपावरमेंट नहीं होने देते हैं, महिलाओं को जॉब नहीं होने देते हैं। तो ये क्या कहता है अफगानिस्तान के तालिबानियों को कि वहां सरिया का कानून रहना चाहिए। तो चोट्टा तुम भी अपने देश में करा लो ना, तुम्हारा जो जीडीपी मर रहा है और चौपट हो जाओगे। जस करनी तस भोग ही पावा कहा जाता है। इसने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया और इस तालिबान के वजह से तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून सरिया को लाएंगे। तो तालिबान को देखा देखी पाकिस्तान में भी एक तालिबान उभर गया जिसका नाम है तहरीके तालिबान। अब ये पाकिस्तान में बम फोड़ने लगा और कहा यहाँ की सरकार को हटाइए, हम यहाँ पर सरिया का कानून लाएंगे। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। तुम वहां आतंकवाद फैलाओ, हम यहाँ आतंक फैलाएंगे। तुमको पता भी है न्यूटन तो फिजिक्स, पाकिस्तान में पता नहीं फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि नहीं वहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे। खैर अगर न्यूटन का जन्म पाकिस्तान में हुआ रहता तो उनके सर पर सेब नहीं गिरकर बम गिरा रहता और न्यूटन वहीं मर जाते, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाता। पाकिस्तानियों को तो अब तो सारा मानना चाहिए। अफगानिस्तान की सरकार कह रही थी कि लगभग 12 से 15 हजार पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में घुस गए हैं तालिबान का साथ देने के लिए। तो खैर एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है तो इसे आप 100% ट्रू नहीं मान सकते। लेकिन यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान बॉर्डर से स्पिन बुलडाज के एरिया से पाकिस्तान से लगभग 6000 आतंकवादी हथियारबंद हथियार लेकर अफगानिस्तान में घुसे हैं, अफगानिस्तान को सरकार गिराने के लिए और वहां के आतंकवादियों का सपोर्ट करने के लिए। चोर के घर में भी कभी कभी चोरी हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाया, वहीं पे उसके यहाँ भी हो गया। हाफिज सईद के घर के पास भी कोनो बम फोड़ के चल गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम चाइनीज सोल्जर की सेफ्टी के लिए 15,000 पाकिस्तानी फौज तैनात किए। कितनी शर्म की बात है एक देश के लिए कि वहां कोई विदेशी वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए 15,000 जवान तैनात करना पड़ता है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग भी अगर घूमने आएंगे ना तो यहाँ कोई उनको बम से नहीं उड़ाने वाला है। यहाँ पर बशर्ते तुम कुछ मतलब शांति से घूमने आओ, ताजमहल देखने आओ, हमारे यहाँ एक से एक चीज है, लाल किला आओ, दक्षिण में एक से एक घूमने की जगह आओ, घूम फिर के नॉर्मल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पाकिस्तानी भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी, कैंसर का, क्योंकि यहाँ की मेडिकल बहुत सस्ती है। बट ऐसा कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग हिंदुस्तान नॉर्थ जितने भी हिंदुस्तान में दिल्ली, यूपी, बिहार ये सब में ज्यादातर चाउमीन बनाने का काम नेपाल के लोग करते हैं और बखूबी आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ठंडी के दिन में कंबल बेचने आते हैं। क्या हमारी सेना 15,000 फौज लगी रहती इनको इनकी सेफ्टी के लिए? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अगर चाइनीज भी हमारे यहाँ व्यापार करते हैं उनको भी ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सोचिए ये कैसे देश में रह रहे हैं कि जो देश मतलब ये साले किसी के नहीं होंगे पाकिस्तान वाले। चाइना जितना मदद पाकिस्तान की किया उतना कोई नहीं कर सकता। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहां पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले, फिर भी ये लोग उड़ा